बड़े फिर आदत पड़ जाएगी ताली बजाने की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। आज आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान है। हम जब उनको पढ़ते हैं, उनकी किताबें, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम सीखते भी हैं। पढ़ना और फिर उसको हमारे जीवन में उतारना, ये बहुत महत्व रखता है। आपने गांधी जी को पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी है, नेहरू जी है, सबको पढ़ा है, पर उनकी बातों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारा जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। आप 100 साल जी रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। हम 100 साल में से भी कम समय हमारा जीवन कैसा रहता है, एक सफल जीवन, एक अच्छा जीवन हम जिए, वही अंबेडकर साहब कहते हैं। दूसरा, वो महिलाओं के लिए कहते हैं कि पुरुषों के लिए जितनी शिक्षा जरूरी है उतनी महिलाओं के लिए जरूरी भी है। आज ये नहीं कि भाई पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाए, पुरुष प्रधान समाज ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि महिलाओं को उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को शिक्षा पर अधिकार है। तो कहीं न कहीं उनकी जो शिक्षा है, वो कहते हैं अंबेडकर जी कि मैं एक ऐसा आदर्श समाज चाहता हूं जहां पर भाईचारा होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, उसमें सभी धर्म आते हैं, समानता में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। समानता है, स्वतंत्रता, सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, किसी की हम गुलामी नहीं करें। तो अंबेडकर साहब के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें 12th क्लास में पाठ है, उसको आप पढ़िएगा और उससे हमें सीखने को मिलता है। बहुत कुछ बातें उन्होंने कही है, पाठ छोटा है पर मायने बहुत रखता है। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मैं सचिन खटाना को बुलाना चाहता हूं, वो आए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अपने विचार दें। परम सम्मान्य प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं सचिन खटाना, कक्षा 12वीं का छात्र, आज आप सभी के समक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर कुछ बोलना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार है। जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में विचार करते हैं तो उनके योगदान को अनमोल मानते हैं। वे भारतीय समाज के लिए एक महान और अद्वितीय नेता थे, जिन्होंने न केवल समाज में विशेष अधिकारों को समझाया बल्कि उसे हासिल करने के लिए संघर्ष किया। भारतीय समाज में जातिवाद और असमानता के खिलाफ उनका संघर्ष अद्वितीय था। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार किया, जिसने सभी नागरिकों को समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। उनका यह योगदान ही भारतीय लोकतंत्र की मौलिक धारा है। अम्बेडकर ने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की और फिर भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी विचारधारा में समाज में सभी वर्गों के लिए समानता और न्याय की बात की गई। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसमें अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने विभाजन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा और लोगों को एक समृद्ध और समान भविष्य की दिशा में अग्रसर किया। उनका संघर्ष आज भी हमें एक सशक्त और समृद्ध भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी सोच और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमें अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति करना है तो हमें न केवल अपने लिए बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए काम करना होगा। भारतीय इतिहास में अम्बेडकर का योगदान अमूल्य है और हमें उनके विचारों को याद रखकर अपने समाज को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए काम करते रहना चाहिए। मैं अंत में कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब तुम्हें प्रणाम, भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम। दलित समाज सुधारक को बाबा साहेब कहते हैं, जलते दीपक बनकर सदा हमारे दिल में रहते हैं। देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हम सबको तूफानों से टकराना सिखाया था, देश का वो था अनमोल दीपक जो बाबा साहब कहलाया था, धन्यवाद। धन्यवाद। सचिन खटाना ने बाबा साहब के बारे में बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे समाज में कितना योगदान। समाज में सभी लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ST SC OBC जनरल, सभी के कल्याण की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करते हैं। आज अम्बेडकर साहब एक जगह कहते हैं कि दास्ता क्या है। दास्ता केवल हम कानूनी पराधीनता को नहीं कह सकते हैं। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कह सकते हैं। दास्ता में वह चीज शामिल है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमें विवश होना पड़ता है। उसको कहते हैं दास्ता, गुलामी। अम्बेडकर साहब कहते हैं, फिर सुनिएगा डेफिनेशन कि दास्ता क्या है। दास्ता का मतलब अम्बेडकर साहब ये कहते हैं कि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहते हम। दास्ता वह चीज शामिल है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा कुछ निर्धारित नियम बना दिए जाते हैं, उनका पालन करने के लिए हमें विवश होना पड़ता है। उसी को कहते हैं दास्ता या गुलामी। तो हमें वो जीवन नहीं जीना है। हम एक स्वतंत्र समता वाला समाज, ऐसा हम समाज चाहते हैं ताकि हम एक अच्छी दिशा में हम बढ़ सके, हमारा देश प्रगति कर सके। अब मैं इसी कड़ी में आगे क्लास 12 का ही छात्र तेजमल, जिसको बुलाना चाहता हूँ, वो आए मंच पर और अपने विचार व्यक्त करें। तेजमल। सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में अद्वितीय संघर्ष और परिश्रम से समाज में असमानता, न्याय और समृद्धि की बुनियाद रखी। उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। समाज में उन्हें अनुचितता और असमानता का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का एक मिशन बना लिया था, जिसमें समाज के हर वर्ग को समानता और न्याय की प्राप्ति के लिए लड़ना था। उन्होंने अपने जीवन में उच्च शिक्षा हासिल की और फिर समाज में बदलाव लाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष किया। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों और अभियानों का समर्थन किया, जैसे कि आरक्षण, वोटिंग अधिकार और धार्मिक समानता के लिए। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संविधान का निर्माण करना था, जो समाज में समानता और न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उनकी विचारशीलता और नेतृत्व भारतीय समाज को एक सामाजिक क्रांति की दिशा में अग्रसर किया। उनके जीवन संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि किसी भी समाज में असमानता और न्याय की प्राप्ति के लिए हमें संघर्ष करना होगा, चाहे वो कितना भी कठिन और विवादित क्यों न हो। उनके जीवन और कार्य को याद करते हुए हमें उनके द्वारा दिए गए संघर्ष का सम्मान करना चाहिए और उनकी दिशा में चलना चाहिए।
उनके द्वारा दिए गए 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जय हिंद, जय भीम। असमानता, अगर समाज में असमानता होगी तो कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण करते हैं और उन्होंने असमानता को मिटाने के लिए समाज में समता की स्थापना पर बल दिया कि हम समाज को एक अच्छी दिशा में लेकर जाएं ताकि हमारा समाज अच्छा बने, सभी लोग संगठित बने, एकजुट रहे। एकजुट आदमी जब रहता है तो काम सफल हो जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को सब जानते हैं। मध्य प्रदेश के पास इंदौर के पास एक जगह महू, वहां पर उनका जन्म होता है। आदमी जब अपने जीवन में कुछ चीजें देखता है, सुनता है, तभी जाकर उसको लगता है कि कहीं न कहीं बदलाव की बहुत आवश्यकता है समाज में। उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी समाज में, छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, कि एक तबका समाज का ऐसा है जिसको वंचित माना जाता है। समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कहीं न कहीं उसका योगदान होना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि भाई समाज में एक वर्ग तो बहुत दबा हुआ है, उसको छूने से पाप लग जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी शिक्षा धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। पहले विषय बहुत खराब थी, आज बहुत सुधर चुके कि आप हम सब बैठकर पढ़ रहे हैं, एक साथ खाना खाते हैं बैठकर, हम एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं दिशाएं सुधरी है, शिक्षा आई है समाज में। जब समाज में शिक्षा आएगी हमारी सोच बदलेगी। जब सोच बदलती है कहीं न कहीं हमारा विकास एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ हमारा जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा से हमें बहुत कुछ चीजें सीखने की अभी भी आवश्यकता है। अब मैं इसी कड़ी में दिवेश को बुलाना चाहता हूं, वो एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करें। दिवेश।
अब आप पढ़ते हैं संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी चीज हमारा देश को सुव्यवस्थित चलाने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कुछ उनके कर्तव्य, कुछ उनके अधिकार कहाँ कैसे प्रदान किए जाए, इसके लिए एक संविधान निर्माण की आवश्यकता पड़ी। कोई सी भी संस्था है, स्कूल है, उसको भी चलाने के लिए एक टाइम टेबल बनाया जाता है कि भाई हमको इस समय से एक्टिविटी को करना है, उस समय से क्लास में जाना है। वो तभी संभव है जब एक उसका एक पूरा ड्राफ्ट हो पहले, तभी जाकर वो चीज संभव हो सकती है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि देश की इतनी सारी जनसंख्या है, कितने लोग इसमें रहते हैं, कहीं न कहीं उसके अधिकार, उनके कर्तव्य निर्धारित किए जाएं ताकि देश आगे बढ़ सके। अब मैं इसी कड़ी में आगे भाषण देने के लिए दिलराज क्लास 12। नमस्कार आदरणीय उपराचार्य महोदय एवं समस्त गुरुजनों और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं दिलराज मीणा आज भीम जयंती के उपलक्ष्य में कुछ बोलना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। भीम जयंती है आज, आओ सब मिलकर भीमराव अम्बेडकर को सत नमन करें। वे थे एक महान व्यक्ति जिन्होंने दलितों के लिए कड़ी मेहनत की। वे एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। वे एक महान नेता थे जिन्होंने दलितों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। वे एक महान प्रेरणा है हम सभी के लिए, और उनके योगदानों को हम हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद। जय भीम। हमेशा जितने भी महापुरुष हैं उनका समाज में योगदान, उनकी शिक्षाएं बहुत मायने रखती है। अगर हम किसी भी महापुरुष की एक भी चीज को 1% भी अगर हम उसका अनुसरण करें तो हमारा जीवन बहुत कुछ बदल सकता है। उनकी जो शिक्षा है, उनके जो मूल्य है, हम उनको आत्मसात करें तो बहुत कुछ हमारा जीवन बदल सकता है, हमारा समाज बदल सकता है। पहले खुद से शुरुआत होगी, फिर हमारे परिवार से शुरुआत होगी, परिवार के बाद हमारा समाज के बाद हमारा गांव के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट, जिला, फिर हमारा स्टेट, राज्य होगा, फिर हमारा देश का नाम बनाएगा। तो शुरुआत खुद से करनी है, तभी जाकर परिवर्तन संभव है। तो आज मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षाएं, उनका योगदान आपको जरूर याद रखना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। इसी कड़ी में मैं रोहित गुर्जर क्लास 12 बी को आमंत्रित करता हूं और अपने विचार व्यक्त करें। सम्मानित प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगणों एवं मेरे प्यारे सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रोहित गुर्जर कक्षा 11वीं का छात्र आपके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। स्वतंत्र भारत की चेतना को जगाने का, समाज को कानून का पाठ पढ़ाने का संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रण लिया। समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने का, भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर अपना सर्वोच्चावर किया। समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने अनेकों पीड़ाएं सहकर संविधान का निर्माण किया। हर वर्ग को शिक्षित करने में, हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने में, स्वतंत्र भारत को अखंड भारत बनाने में संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर का असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। तब त्याग की महान परिभाषा है डॉक्टर अम्बेडकर, इस परिभाषा को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है। जय हिंद, जय भीम। इसी अगली कड़ी में मैं कार्तिक को बुलाना चाहता हूं, वो आए मंच पर और अपनी कविता प्रस्तुत करें। कार्तिक। Eduard
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मौत दिसंबर 1956 को उनके द्वारा बहिष्कृत भारत, मूक नायक, बहुत सी पत्रिकाएं निकाली, बहुत किताबें उन्होंने उनके द्वारा लिखी है। पीएचडी जब आदमी करता है तो उसको बहुत अनुभव, नॉलेज की आवश्यकता, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लगभग 22 पुस्तकें लिखी जो विदेशों में भी पढ़ी जाती है, और आज हम उनके ऋणी हैं कि आज हम इस मंच से और आप सब यहाँ एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। अम्बेडकर जी एक जगह कहते हैं कि श्रम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं करना चाहिए। श्रम का विभाजन अगर हमने जाति के आधार पर कर दिया तो कोई भी जाति है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, अगर हम उसको जीवन भर एक ही व्यवसाय में बांध दिया कि भाई आपको तो जीवन भर एक ही काम करना है, तो आदमी के सामने एक ऐसी नौबत भी आ जाती है कि उसको भूखा मरना पड़ता है। आदमी को अपनी इच्छा के अनुसार अपना व्यवसाय, पेशा चुनना चाहिए ताकि उसमें अपना 100% दे सकता है। जब आदमी 100% देगा तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। हमें किसी को जबरदस्ती किसी काम में नहीं बांधना चाहिए। ये हमें अम्बेडकर से सीखना चाहिए कि आदमी को अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, आप देखिए NEP 2020 जो चल रहा है उसमें भी यही बात कही है कि आदमी जो लड़का है उसको अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चुनने का अधिकार होना चाहिए। मातृभाषा में आपको शिक्षा मिलनी चाहिए। कहीं न कहीं कोई न कोई चीज अम्बेडकर साहब से प्रभावित है। आने वाला जो समय है वो भी सीखता रहेगा, हम भी सीख रहे हैं। अब मैं अगली कड़ी में PC बैरवा जी को बुलाना चाहता हूं, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। PC बैरवा जी मेरे साथ जोर से बोलेगा, जय भीम। जय भीम। एक बार और, जय भीम। जय भीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित प्राचार्य महोदय और सम्मानित सभी शिक्षक साथियों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रश्न ये है कि हम जब किसी के बारे में सुन रहे होते हैं, क्यों चर्चाएं कर रहे होते हैं? क्या उनमें कोई खास बात थी? उस खास बात को यदि कोई सुना रहा है तो आपको उसकी सुननी भी चाहिए। राकेश सर ने बहुत अच्छी बातें श्रम विभाजन के आधार पर बताया और बहुत ही आपके आगे आने वाले, या तो पढ़ रहे होंगे आप 12वीं में या 12वीं कक्षा में जब जाओगे तो बहुत अच्छा लेसन है श्रम विभाजन। बाबा साहब किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और ये अपने जो छवि बना रखी है कि वो सिर्फ दलितों के नेता हैं या उनके हितैषी थे, तो बिल्कुल गलत है। आप एक बात बताइए, आपके परिवार में छोटा सा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है, आप उसके पक्षधर बनोगे या नहीं? उसी तरह बाबा साहब ने उस समाज को गले लगाया जिसको टच करने से भी लोग डरते थे। सूरज से उजाला होता तो जरूर है और होता रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में बाबा साहब ने उजाला किया है और वो होता रहेगा। महान व्यक्ति के गुणों को हमें सीखना चाहिए और उन्हें हर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या किसी भी प्रकार के क्षेत्र का हो। मैं आपसे बात करता हूं सामाजिक क्षेत्र की। बाबा साहब समाज के बारे में क्या सोचते थे? अब बताओ, समाज में सबसे कमजोर महिलाएं थी या दलित थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, महिलाएं थी। और बाबा साहब ने महिलाओं को गुलामों की गुलाम कहा। क्या कहा? गुलामों की गुलाम कहा। और उन्होंने कहा जिस दिन तुम पढ़ लिख जाओगी, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाओगी, तो ये समझना आप एक परिवार नहीं, दो परिवार नहीं, पूरा देश को
सुदृढ़ और मजबूत बना सकती है। मैं अक्सर पूछता रहता हूँ, क्या बेटाओ आपकी लड़कियों से पूछता हूँ क्या आपकी माँ पढ़ी लिखी है, तो 10 लड़कियां खड़े हाथ करती है। और पूछता हूँ दादियाँ पढ़ी लिखी हैं, तो एक का भी नहीं होता है। किसी क्लास में एक का हाथ खड़ा हो जाता है, नहीं होता है। अब बोलिए आप यहाँ कितनी लड़की हो जो पढ़ रही है? तो बाबा साहब का पहला मूल मंत्र यही था, शिक्षित बनो। क्या था? शिक्षित बनो। और परिवारों को उन्होंने विघटन होने से बचाया। हमारे समाज में लड़कियों के खिलाफ बहुत ज्यादा, महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा कुरीतियां व्याप्त थी। उन्होंने एक एक को दूर किया। आपने नाम सुना होगा हिंदू कोड बिल, नहीं सुना है तो उसमें मैं बता देता हूं। उसमें कहा गया था किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सिख हो, हिंदू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म, हिंदुस्तान में या भारत में रहने वाले सभी लोगों को पहली पत्नी की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरा उसमें आर्टिकल था कि पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार होगा। और अगर कोई इन अधिकारों से आपको वंचित करता है तो संविधान आपका रक्षक बना हुआ है। आपको पता है महिलाओं के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी, यदि नौकरी करती है तो जैसे मैटरनिटी लीव, शिशु काल के लिए अवकाश, उसकी व्यवस्था भी की थी। और लोग उस समय बहुत उनका विरोध कर रहे थे कि जब आप ये समानता की बात करते हो बाबा साहब, तो महिलाओं को अलग से ये प्रोविजन क्यों दे रहे? उन्होंने कहा चलो हम आपको दे देते हैं, आप पाल लेंगे बच्चे, महिलाएं काम करेंगी। उस आदमी के पास 3 PhD थी, एक समाजशास्त्र में, दूसरी अर्थशास्त्र में और तीसरी लॉ। जिस व्यक्ति ने 3 PhD करी हो उसके सामने और उससे तर्क करने में कोई अपने आप को खड़ा या मजबूत महसूस नहीं करता। हम कृतज्ञ हैं उनके कि उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज दिया जिससे देश आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। अब समाज में हम असमानता की और बात करते हैं। मैं इस मंच से मानता हूं कि जातिगत भेदभाव में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन पूर्णतः सुधार नहीं हुआ है और होना अनिवार्य है ताकि हम एक विकसित राष्ट्र बन सकें। बाबा साहब ने हिंदू धर्म ही नहीं सभी धर्मों में छुआछूत भेदभाव था, उसको दूर करने का प्रयास किया। और ये छुआछूत भेदभाव है, ये कलंक है, भारतीय समाज के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। तो यही है छुआछूत भेदभाव, और इसे दूर करने का काम सिर्फ भारतीय समाज ही कर सकता है। कानून से तो बाबा साहब ने कर दिया, लेकिन ये काम आपको सौंप रखा। बाबा साहब ने समाज में और क्या किया? समाज में जिस भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है, आवास नहीं है, भूखा सो रहा है, उसके लिए आप पढ़ना नीति निर्देशक तत्वों में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 51 संविधान उन्होंने ही बनाया और उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी भी राज्य या देश का व्यक्ति भूखा सो रहा है तो उस देश की सरकार का दोष है कि वो भूखा क्यों सो रहा है। वहां वो एक व्यक्ति की बात नहीं करते, एक जाति की बात नहीं करते, एक समाज की बात नहीं करते, सबकी बात। उन्होंने जैसे राकेश सर ने बताया कि जीवन का उद्देश्य या जीवन लंबा होना चाहिए या महान होना चाहिए, तो बाबा साहब ने कहा जीवन लंबा होना जरूरी नहीं है, महान होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। आप जब बड़े होंगे तो इसका मतलब समझोगे कि हमारा भी वोट एक ही गिना जा रहा है, चाहे वो देश के सबसे अमीर व्यक्ति का वोट हो, चाहे सबसे गरीब व्यक्ति का हो, चाहे महलों में रहने वाले व्यक्ति
व्यक्ति का हो, चाहे झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का हो, चाहे सड़क पर टहलने वाले व्यक्ति का हो, चाहे हवाई जहाज में उड़ने वाले व्यक्ति का हो, यदि वो उसको वोट देने का अधिकार है तो एक ही वोट गिना जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही बड़ा। ये राजनीतिक पावर है कि आपके ऊपर जो आप चुनते हो शासन करने वाले, वो आपके पैर छूते हैं एक वोट के। इससे ज्यादा और क्या? इसे कहते हैं राजनीतिक समानता। अब आ जाइए आर्थिक समानता के रूप में। बाबा साहब स्वयं पीएचडी थे अर्थशास्त्र, और कोई अरे गहरे स्कूल या कॉलेज से नहीं की। उन्होंने कोलंबिया स्कूल, कोलंबिया कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ग्रे यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया। और आपको इतना और बता दूं, वहीं से एमएससी किया, और भारत के ही नहीं पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी किया। एशिया के ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एमएससी किया इकोनॉमिक्स में। और उस व्यक्ति के सामने किसी ने कह दिया कि आपके देश में जो पूंजी का बंटवारा है, देश को चलाने वाले संसाधनों का बंटवारा है, वो सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उनका। तो उन्होंने पता एक पुस्तक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों का नए नए तरीके से लिखा कि इस तरीके से देश में धन संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। कोई भी बैंक हो, कोई भी हो, उसका एक केंद्रीकृत ढांचा होना चाहिए और उतना ही पैसा छाप सकता है जितना उसके पास होना है। उसी को बेस मानकर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि ये द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज की थीसिस के आधार पर इस बैंक की नींव रखी जाती है। और ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी है। बाबा साहब के बारे में हम जितना कहेंगे यहाँ उतना ही कम है। उन्होंने सभी तरह की आपको सुरक्षा ही प्रदान की। आप बालक हैं, उस समय से लेकर वृद्ध होने तक आपके लिए वे सभी संविधान में प्रावधान है जिनकी आपको आवश्यकता है। उनसे कहा गया बाबा साहब आपको लोग मिटा देंगे, उन्होंने कहा इसकी मैं परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा मैं दिमाग में उन्हीं बातों को रखना चाहता हूं जो मेरे लक्ष्य को प्रभावित करती है, मैं उन बातों को साफ कर देता हूं जो मेरे दिमाग को प्रभावित करती है। मैं जीवन में हर चीज को उस तरीके से जीना चाहूंगा जो सरलता से हो और उसी चीज को जीऊंगा। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब, मुझे माफ करना इस मंच से मुझे बोलने में थोड़ा झिझक हो रही है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हो सकता है आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन बाबा साहब एक बहुत ही प्रबल और अच्छे और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइब्रेरी में अगर एक भी किताब उनके बारे में पढ़ ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये मेरा यहाँ से मंच से आश्वासन है। लेकिन कुछ लोग आज भी हमारे बीच भी ऐसे हैं कि नफरत का ढिंडोरा लिए फिरते हैं, लेकिन वो अगर उनकी किताब पढ़कर एक भी गलती निकाल दे तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं बोलना ही छोड़ दूंगा। और एक बात जो लास्ट में कहना चाह रहा हूं, मुझे दुख तो नहीं है लेकिन फिर भी कहूंगा कि और कार्यक्रमों के लिए सब तैयारियां हो जाती है, लेकिन राष्ट्र निर्माता के लिए फूल मालाओं की भी व्यवस्था नहीं होती है। क्षमा करना यदि ऐसा है तो। धन्यवाद। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, धन्यवाद। आपने मुझे बहुत अच्छी तरह सुना। जय हिंद, जय भीम। धन्यवाद सर, आपने बाबा साहब के बारे में बहुत जानकारी प्रदान की, हमें भी सीखने को मिला।
और साथ में बच्चों को नई नई जानकारियाँ मिली, उनका भी ज्ञानवर्धन हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और भी कोई शिक्षक साथी अगर कोई बोलना चाहे तो मंच पर आमंत्रित करता हूँ। 6 दिसंबर 1956 को